अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक है और मैं कंसल्टेंट चार्ट स्पेशलिस्ट हूँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेम्स इस्लामाबाद में। और शाम में इधर प्रैक्टिस करता हूँ प्रीमियम इंटरनेशनल हॉस्पिटल G8 मरकज़ में। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज एक बहुत कॉमन बीमारी पाकिस्तान में इन्फेक्शियस डिजीज़ में, ठीक है, उसको ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम कहते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं कि टीबी क्या चीज़ है और कब इसकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। एटलीस्ट जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, जिसको RMP कहते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, स्पेशली बच्चों में, कि कब इनमें बच्चों में टीबी के लिए स्क्रीनिंग करनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत एंडेमिक है और अक्सर अक्सर इग्नोर किया जाता है। बस लोग खांसी, बुखार और इनकी दवाइयाँ देते रहते हैं और अक्सर बच्चे ख़राब हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है हमारे कंट्री में और इसको देखना चाहिए। टीबी कब देखना चाहिए? कॉमन सी बात है, WHO इसको बहुत आसानी से डिफ़ाइन करती है। जब बच्चों में 2 हफ्तों से ज़्यादा बुखार हो और 3 हफ्तों से ज़्यादा खांसी हो जाए, जो आम दवाई से, एलर्जी की दवाई से, और उससे ठीक ना हो जाए, ठीक है? जिस तरह वायरल सोर थ्रोट होता है, जिस तरह एलर्जिक डिजीज़ेज़ होते हैं, अस्थमा होता है, हाइपरएक्टिव डिजीज़ेज़ होते हैं, अगर वो ठीक ना हो जाए और बच्चे को 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार है, जो आपके एंटीबायोटिक्स और या खुद बहुत ठीक नहीं हो रहा, और 3 हफ्ते से उसको खांसी है, तो बच्चों में फिर आपको देखना पड़ता है टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो ये एक स्क्रीनिंग का डिफिनीशन है, टीबी की डिफिनीशन। टीबी की स्क्रीनिंग कब करनी चाहिए, तो ये हम सबको याद होना चाहिए। पाकिस्तान में टीबी एंडेमिक है और इसके कुछ ख़ास अलामात होते हैं बच्चों में, स्पेशली जो बच्चे अक्सर खांसी नहीं करते, तो बच्चों में कफ कोई बड़ा वो नहीं है, स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं। बड़े बच्चे तो फिर भी खांस लेते हैं, बलगम आ जाता है, छोटे बच्चों में तो अक्सर खांसना होता भी नहीं है। तो ये अगर किसी बच्चे का वज़न कम हो रहा, उसका डॉक्यूमेंटेड वेट लॉस हो रहा, वज़न कम हो रहा, उसको रात को पसीने आते हो, बुखार आते हो, उसकी गिल्टियाँ हो और उसके साथ ये सारे अलामात हो, घर में कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पॉजिटिव हो, किसी को टीबी हो, इसी तरह बच्चा वैक्सीनेटेड ना हो, इसका जो राइट डेल्टाइड है इधर जो स्कार मार्क है वो ही ना हो, ठीक है, और इसी तरह बच्चे की मुसलसल खांसी हो, ठीक है, और वो बलगम आ रहा हो, बड़ा बच्चा हो, तो ये सारे अलामात है कि फिर, और इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे लिम्फ नोड्स पॉजिटिव हो, ठीक है। कुछ बच्चों में पेट की टीबी हो, तो पेट की टीबी की ये अलामात होगी कि उसका पखाना हर वक्त ख़राब होगा, जो आम दवाइयों को, एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्स नहीं करेगा, और उसमें खून भी आ सकता है। इसी तरह दिमाग का टीबी, उसमें झटके आ सकते हैं, ठीक है। हड्डियों का टीबी, हड्डी की सूजन हो सकती है, ठीक है, और वो भी बुखार और उन सारे और हड्डी के दर्द के अलामात के साथ आते हैं। इसी तरह कुछ बच्चे सॉस एब्सेस के साथ आते हैं। कहते हैं कि सॉस ऑफ एब्सेस इज ट्यूबरकुलस, बेसिकली हमेशा टीबी होता है एंड प्रूवन अदरवाइज। तो सॉस एब्सेस के साथ भी आते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें देखने हैं ट्यूबरकुलोसिस के अलामात, और इनकी स्क्रीनिंग के लिए बड़े ज़रूरी है और कब स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो ये हमारी टीबी की डिफिनीशन है, ठीक है। हमारे मुल्क में टीबी के लिए BCG वैक्सीन लगता है, ठीक है, इंट्राडर्मल लगता है, बचपन में ही बाय बर्थ ही लगता है। लाइव वैक्सीन है, लेकिन इसकी ये नहीं है कि BCG लग गया तो आपको टीबी नहीं होगा, ठीक है। इसकी इफिकेसी 50 to 85% है और आपको मुस्तकबिल में टीबी हो सकता है, ठीक है। टीबी कंटेक्ट को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक बच्चा आपके साथ घर में रह रहा हो, या एटलीस्ट उस बंदी के आपके साथ एक रूम में या घर में 4 घंटे तक कंटेक्ट हो डेली, तो उसको टीबी पॉजिटिव कंटेक्ट कहते हैं, कि इस बच्चे का कंटेक्ट पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ होते हैं। स्क्रीनिंग की कॉमन टेस्ट है कौन से हैं, आप कब स्क्रीन कराते हो, ठीक है। आप बाकी बीमारियों के लिए भी देख लेते हो, जिस तरह एक बच्चे को नमूनिया हो, किसी बच्चे के जिन बच्चों को बड़े 5 साल से बड़े होते हैं उनमें एटिपिकल नमूनियाज होते हैं, माइकोप्लाज्मा, उनका कफ भी ज़्यादा टाइम के लिए रह जाता है। इसी तरह कोई पर्टसिस हो, काली खांसी हो, नमूनिया हो, ठीक है, दिल का कोई मसला हो, उसकी वजह से उसको बार बार कफ हो रहा हो, ठीक है, बच्चों में पल्मोनरी एडीमा और इन सब चीज़ों में कोई भी चीज़ हो, तो आप उनको स्क्रीन करा लेते हो, और इसी तरह टीबी की भी स्क्रीनिंग करते हो। टीबी की स्क्रीनिंग शुरू हो जाती है किस चीज़ से, आप सिंपल बेसिक से शुरू हो जाते हो, CBC करा लेते हो, ESAR करा लेते हो, चेस्ट एक्सरे करा लेते हो, जिसमें आप हाइलर एडिनोपैथी को देखते हो, ठीक है, आप उसमें केविटेशंस को देखते हो, जिसको हम गॉन कम्प्लेक्स कहते हैं, और मोस्टली अपर और एपेक्स और लोब्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और आप इसी तरह ये सब चीज़ें एक्सरे में आप देख लेते हैं कि टीबी में एक्सरे में कोई फाइंडिंग्स है, लॉन्ग टर्म में कैल्सिफिकेशंस भी हो सकती हैं। और एक्सरे के बाद फिर आप मोन्टॉक्स कर लेते हो, स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसी तरह इसकी जो जाए एग्रा भी आती है, इंटरफेरॉन गामा रिलीजेस है जिसको हम कहते हैं। आजकल के दौर में टी स्पॉट, बोल्ट टेस्ट, ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन बच्चों में हम मोस्टली जो ज़्यादा वो है, हम जीन एक्सपर्ट नेट जो है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होते हैं,
जिसमें जीन एक्सपर्ट होता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, जिसके लिए हम गैस्ट्रिक इलाज कर सकते हैं, ब्रोंकोल्यूलर इलाज अगर छाती की टीबी का कर रहे हैं, या इवन अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज़ है, कोई टीबी लिम्फेडेनाइटिस है, तो उधर जो पस डिस्चार्ज आ रहा हो डॉक्टर्स के लिए, तो उसको जीन एक्सपर्ट बी और जेड स्टैनिंग के लिए, एसिड फास्फेसिल और जेड स्टैनिंग के लिए भेजते हैं, और टीबी कल्चर भी कराते हैं जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। और इसी तरह हम इन बच्चों में अगर कफ कर रहा हो तो उसको हम जीन एक्सपर्ट और सब चीज़ों के लिए बी और जेड स्टैनिंग और कल्चर के लिए भेज देते हैं। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से, और अगर उस तरह ना हो तो गैस्ट्रिक एस्पायरेट ले लेते हैं, जिसको सोडा बाइकार्ब में डालते हैं ताकि वो डैमेज ना हो जाए, और उसको भी हम स्क्रीन करा देते हैं। तो ये सब सारे टीबी के टेस्ट है। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो आप सीटी ब्रेन करा लेते हैं, जिसमें ट्यूबरकुलोमास के लिए देखते हैं, जो दिमाग का टीबी होता है, ठीक है, रिंग शेप एनहेंस लीजन्स होते हैं। इसी तरह चेस्ट के लिए भी हम करा सकते हैं सीटी, और इसी तरह एब्डोमेन में इल्यूसिकल टेक्निक के लिए देखते हैं, तो ये भी हमारा सीटी एब्डोमेन और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और साथ में इवन लिम्फ नोड बायोप्सीज भी कर सकते हैं अगर लिम्फ नोड्स बड़े बड़े हो, ताकि लिम्फोमा जो इसका क्लोज डिफरेंशियल है, ठीक है, उसको हम रूल आउट कर सकें, और साथ में ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ के लिए हिस्टोपैथोलॉजी भी देखा जा सके। तो ये टीबी है। पाकिस्तान में एटीटी जो है, आप रजिस्टर्ड हो जाते हो तो आपको एंटी ट्यूबरकुलोस थेरेपी फ्री मिलती है, जिसमें फर्स्ट लाइन 4 ड्रग्स है, जिसको हम आइसोनाजेट, रिफॉम्पिसिन, ईथम्ब्यूटाल और पायरेजिनामाइड कहते हैं, और ये फ्री मिलते हैं, और ये तीनों एक कम्बिनेशन में आते हैं, तो वो डोज ही उसके साथ हो जाता है। जिस तरह हम लेते हैं कि आइसोनाजेट की 10 to 15, रिफॉम्पिसिन की 15 to 20, और ईथम्ब्यूटाल और पायरेजिनामाइड, ईथम्ब्यूटाल के 20 to 25 और पायरेजिनामाइड के 30 to 35 mg/kg होता है। बच्चों में पर डोज होता है। अब सब चीज़ खाली पेट पे मोस्टली लेना पड़ता है, या इवन पोस्ट मील भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। 2 आवर्स बाद पोस्ट मील लेते हैं। तो ये एटीटी देना पड़ता है, और इसमें फिर कोर्स होता है, पल्मोनरी डिजीज़ के लिए 6 मंथ्स, और इसी तरह टीबीएम के लिए 9 to 12 मंथ्स, और इवन जो रीनल और बोन होते हैं इसमें तो आप और भी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, स्पेशली सॉस वाला जो होता है टीबी होता है, इसमें आप मज़ीद प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। इसी तरह स्पाइन डिजीज़, जिसको हम पॉट डिजीज़ कहते हैं, ठीक है, उसमें भी हो जाता है, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं आप इसको। फिर इसमें ये भी डिफिनीशन होती है कि XDR कौन सा है, MDR टीबी कौन सा है, ठीक है। तो ये भी एक्सटेंसिव और मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट डिजीज़ और एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट डिजीज़, ठीक है। और या एक जब फर्स्ट लाइन में एक ड्रग को रेजिस्टेंट हो, 2 ड्रग्स को रेजिस्टेंट हो, ठीक है, और सेकंड लाइन में भी एक ड्रग रेजिस्टेंट हो, तो इस तरह हम इनकी डिफिनीशन को आगे बढ़ा लेते हैं। एटीटी की कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है, जो सबसे कॉमन है वो अक्सर एटीटी इंड्यूस हेपेटाइटिस होता है, और हेपेटिक फेलियर की तरफ बच्चों को लेके जाते हैं। तो अगर सिम्टोमेटिक हो, ठीक है, तो 3 टाइम्स ज़्यादा हो, अगर नॉन सिम्टोमेटिक हो तो 5 टाइम्स, अगर एलटी अपनी बेसिक अपर रेंज से ज़्यादा हो जाए तो हम फिर इसको एटीटी इंड्यूस हेपेटाइटिस उसको स्टॉप कर लेते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू करवा लेते हैं। तो ये कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स है। इसके बाद ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी करते हैं, ये कलरेशन ऑफ यूरिन भी करते हैं, साथ में ये आर्थराइटिस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। इसी तरह फिर सेकंड लाइन पे हम जा सकते हैं, अगर फर्स्ट लाइन हमारे पास रेजिस्टेंट हो। जो जीन एक्सपर्ट टेस्ट होता है, ये बड़ा क्रूशल टेस्ट होता है, ये आपको रिफॉम्पिसिन रेजिस्टेंस भी बताता है, और इसी तरह आप इसको XDR और NTR लेवल कर सकते हो। तो आप सेकंड लाइन में आपके साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन आते हैं, एमिकासिन आता है, ठीक है, इसी तरह लिंजोलेड आता है, लेफ्लॉक्स आता है। ये सारे जो लाइन आजकल तो न्यू ड्रग्स हो रहे हैं, इसमें एड ऑन हो रहा है, तो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन ATT भी आप दे सकते हैं। तो ये इसके हैं। बाकी फिर अक्सर कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि लेटेंट टीबी कौन सा है, ठीक है, और टीबी इन्फेक्शन क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो ये भी एक होता है। लेटेंट टीबी ये होता है कि आपका जो आप मोटॉक्स कर लेते हो या एग्रा कर लेते हो, पॉजिटिव आता है, लेकिन बच्चा बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो आप इनको भी ट्रीट करा लेते हो। मीन एक्सरे, ये सारी सब चीज़ें नॉर्मल होता है, उसका कोई वेट लॉस नहीं हो रहा था। और टीबी इन्फेक्शन ये होता है कि आपको डिजीज़ हो जाए, तो फिर आप उसको एक्टिवली पूरा ही ट्रीट करा लेते हो। लेटेंट जो होता है उसमें हम आइसोनाजेड या 3 to 6 मंथ देते हैं, या आइसोनाजेड प्लस रिफॉम्पिसिन 3 मंथ्स तक दे देते हैं। और जब टीबी इन्फेक्शन हो तो उसमें तो पूरा कोर्स कराना पड़ता है, पहले चारों लाइन ATT के जो ड्रग्स हैं वो हमें देना पड़ते हैं। इसी तरह टीबी की हमेशा जो डिप्रेशन होता है, हम इसमें HIV सीरोलॉजी करते हैं, क्योंकि टीबी एक फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक बग भी है, और ये अक्सर जो इम्यूनोडिफिशिएंट बच्चे होते हैं HIV पॉजिटिव या वैसे इम्यूनोडिफिशिएंट, तो उसमें ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये भी एक सवाल होता है, पूछा जाता है कि टीबी में आइसोलेशन किस तरह होते है। फर्स्ट 2 to 3 वीक्स इन्फेक्टिव फेज होता है, तो आप उसमें आइसोलेशन करा लेते हो। उसके बाद जो है आप दोबारा रिपीट करा लेते हो B और Z स्टैनिंग, और उससे क्या है जीन एक्सपर्ट से। तो जब वो नेगेटिव हो जाए तो आप उसको फिर आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वर्कअप ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ठीक है।
कभी कभार पूछा जाता है कि पायरिडॉक्सिन क्यों देते हैं, तो पेरिफेरल न्यूराइटिस और न्यूरोपैथी होती है तो उसके लिए बेटा B6 देते हैं। सबसे कॉमन आइसोनाइजिड और इनके साथ हो जाती है। ठीक है, तो ये टीबी की कॉमन चीज़ें हैं और कॉमन टाइप्स हैं, और हमारे मुल्क में टीबी बड़ी एंडेमिक चीज़ है, तो आपको हमेशा इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।